हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एफ 2.0। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और इतने लगभग कई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है उन्हीं को लिया गया है सिर्फ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और अगर आप पढ़े हैं और उसके बाद अगर ये देखते हैं तो मेरा वादा है कि आप लोगों का 35 प्लस इसमें से आएगा। 35 प्लस 30 प्लस इसी पीडीएफ में से आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर तुरंत ही मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिलते रहते हैं। और आज अप्लाइड केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर जाएगा, और ये टेलीग्राम पर जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट है उसमें। तो पहला क्वेश्चन है क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। देखिए, पहला जो चैप्टर है वहाँ से आप लोगों के यही क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 5 नंबर में यही क्वेश्चन आप लोगों का आने वाला है कल। देखिए, क्वांटम संख्या वह संख्या जो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। या 4 बार के होते हैं, और 4 बार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। एक हो गया मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्कर क्वांटम संख्या। और यहाँ पे आप समस्थानिक संभारिक आप लोग जानते ही होंगे। समस्थानिक क्या हो गया कि जिसका जिसका क्या होगा, जिसका परमाणु क्रमांक सेम हो और परमाणु भार अलग अलग हो, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, यही बात है। और संभारिक आप लोग भी जानते होंगे कि जिसका अणुभार सेम हो और उसके बाद परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। इसे देखिए, यहाँ पे 40-40 समान है और परमाणु क्रमांक अलग अलग है, बस यही सब है। और यहाँ पे देखिए मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है मुख्य, नहीं पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। देखिए, यह क्वांटम संख्या जो कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति तथा ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है, उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है, के एल एम एन 1 2 3 4, ठीक है। जहाँ यह इलेक्ट्रॉन कक्ष को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉन उपकोष को प्रदर्शित करता है। ऊपर वाला कक्ष रहा, यहाँ पर उपकोष। देखिए, यह क्वांटम संख्या जो उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है, दिगंशी क्वांटम संख्या कहलाते हैं। इसमें क्या था, इसमें था इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति तथा ऊर्जा के बारे में जानकारी देता था, और इलेक्ट्रॉन के कक्ष की उपस्थिति, सॉरी यहाँ पे कक्ष की उपस्थिति के बारे में जो जानकारी देता था, और यहाँ पे उपकोष यानी कि उपकक्ष की उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है। और इसका जो है, इसको यल से प्रदर्शित किया जाता है। यल से प्रदर्शित किया जाता है। यल के संभावित मान यल इक्वल टू n-1 से तक होता है। अगर n 1 हो तब यल 0 होगा, n 2 हो तो यल 0 1 होगा, n 3 हो तो यल 0 1 2 होगा। और देख सकते हैं इसी प्रकार 2sp 2s 2p 3s 3p 3d, बस यही सब है। आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह चुंबकीय क्वांटम संख्या, यह चुंबक में अभिविन्यास प्रदर्शित करता है, ठीक। यह क्वांटम संख्या जो कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति और ऊर्जा के बारे में स्थिति जानकारी देता है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे यम से प्रदर्शित किया जाता है, इसके कक्षकों की कुल संख्या 2l+1 होता है। अब देख लीजिए, जहाँ यम है यह कक्षक के अंतरिक्ष में अभिन्यास प्रदर्शित करता है। चक्कर क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन चक्कर के बारे में जानकारी देता है, उसे चक्कर क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे यस से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल यस। यन के प्रत्येक मान के लिए यस इक्वल टू +½ और -½ होते हैं। इलेक्ट्रॉन के भ्रमण की दिशा दर्शाने वाले क्वांटम संख्या को चक्कर क्वांटम संख्या कहते हैं। यहाँ पर जो मेन इसका डिफिनेशन, यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के भ्रमण की दिशा को दर्शाने वाले क्वांटम संख्या को चक्कर क्वांटम संख्या कहते हैं। और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। एक नंबर में आ जाता है, हर साल आ जाता है। तो 2p कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए यल तथा यम का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें यन आप लोगों का 3 हो गया, और यल आप लोगों का 3-1 हो गया, 2 हो गया। तो यम जो होगा तो -2 से लेकर +2 तक हो जाएगा। और SPDF आप लोग यहाँ जानते ही हैं, बस हो गया, बस यही सब है। और यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है, इसका द्रव्यमान, आवेश, प्रतीक, आवेश, द्रव्यमान खोजकर्ता, इसका नाम आप लोग याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको याद कर सकते हैं। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, यहाँ से कुछ भी पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन के
खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, और या फिर इसका आवेश क्या कितना होता है या फिर द्रव्यमान कितना होता है। चलिए कोई ना, जो भी है। यहाँ पे हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। तो ये जो हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम है, बस यही इसको भरना है। एक पहले जब कुछ भर जाएगा, जैसे सभी यही हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भर जाएंगे, तो उसके बाद इधर से दूसरा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए चालू होगा। बस यही है। इस नियम के अनुसार उपकोष में प्रत्येक ऑर्बिटर को अनुयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर करके फिर उपरांत उसको युग्मित करते हैं। बस अब यहाँ मेडली फ्लावर सारणी, आप लोग सारणी के बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर है रासायनिक बॉन्ड। दो या दो से अधिक परमाणु जिस बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं रासायनिक बॉन्ड कहलाते हैं। तो ये पीडीएफ वालों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है हम उसको बता दे रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे संकरण या प्रसंकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे ये टिक लगा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब किसी परमाणु के विभिन्न ऊर्जा वाले कक्ष में अणु समान ऊर्जा वाले नए कक्ष बनाते हैं तो उसे संकरण कहते हैं। देखिए, संकरण में केवल बाह्य कोश के कक्षक भाग लेते हैं। चतुर्य देखिए, अब इसके प्रकार जो होते हैं, sp3 संकरण, sp2 संकरण, 3p संकरण और 3 sp2 संकरण। आप लोग इसको देख सकते हैं, और इसके जो है सभी मतलब देख करके आप लोग यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ऐसे चलेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो। यहाँ पर देखिए IUPAC नेमिंग आप लोग डिफिनेशन नहीं पूछता है कभी, लेकिन IUPAC नेमिंग मैंने समझाने के लिए ले लिया है। तो IUPAC आप लोग तैयार कर लीजिए, 5 नंबर का आप लोगों को हर साल पूछा जाता है। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का आता है वो आता है पॉलीमर। तो पॉलीमर आप लोगों को अच्छे से तैयार करके जाना है, या एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा है। बहुलक उच्च अणुभार वाले अणु होते हैं जो बड़ी संख्या में छोटे अणुओं से मिलकर परस्पर जुड़ने से बनते हैं, बहुलक कहलाते हैं। अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है, बहुलीकरण क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें एकलक अणु आपस में संयोग करके बहुलक का निर्माण करते हैं, बहुलीकरण कहलाते हैं। एकलक अब क्या होता है, वे छोटे अणु जो परस्पर जुड़ करके बड़े अणु बनाते हैं, मोनोमर कहलाते हैं। देखिए, यन मोनोमर पॉलीमराइजेशन हुआ, उसके बाद पॉलीमर बन गया, बहुलक बन गया। अब यहाँ होता है बहुलक के प्रकार। बहुलक कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार से इनको बांटा गया है। अब बहुलक हो गया, तो बहुलक में देखिए आप प्राकृतिक बहुलक, टाइप ऑफ पॉलीमर। प्राकृतिक बहुलक ऐसे बहुलक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, रबर। और संश्लेषित बहुलक ऐसे बहुलक जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा होता है, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, जैसे PVC, PA, NPVA। तब यही है। अब यहाँ पे देखिए, अब संश्लेषित के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। संश्लेषण के आधार पर बहुलक को 2 वर्गों में बांटा गया है, योगात्मक और संगणन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला संश्लेषित के आधार बहुत इंपॉर्टेंट। अब देख लीजिए, योगात्मक बहुलक ऐसे एकलक अणु आपस में जुड़कर बहुत श्रृंखला का निर्माण करते हैं, योगात्मक बहुलक कहलाते हैं। इस क्रिया को योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं, जैसे पॉलीथीन। इसका एग्जाम्पल आप लोग दे देंगे तो एग्जामिनर जो है बहुत ही इंप्रेस हो जाएगा आपसे। अब दूसरा हो गया संघनन बहुलक। ऐसे बहुलक जिनका निर्माण 2 से अधिक एकलकों के संघनन से होता है तथा H2O, CO2 के जैसे छोटे अणु बनते हैं, संघनन बहुलीकरण कहलाते हैं। नायलॉन 6 बैकलाइट, जैसे नायलॉन 6 बैकलाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट। नायलॉन 6 बैकलाइट अभी आगे बताएंगे कितना इंपॉर्टेंट है। अब आणविक बलों के आधार पर बहुलक 4 प्रकार के होते हैं, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए कुछ व्यावसायिक बहुलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीथीन भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसका मोनोमर एथिलीन होता है, और एथीन की क्रिया बेंजाइम पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो पॉलीथीन प्राप्त होता है, या फिर एथिलीन का अणुओं का बहुलीकरण कराने पर पॉलीथीन प्राप्त होता है। मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप लोगों का इस तरीके से आप टिप्पणी लिखने को आएगा ही आएगा, तो कन्फर्म आएगा, तो आप लोग उसका मोनोमर मतलब याद कर लीजिए, और किसकी उपस्थिति में वो अपना कार्य कर रहा है, बस यही दोनों याद करना है। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं, सब में सेम है। अब इसमें पॉलीथीन के गुण आप लोग देख सकते हैं और अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। या जल प्रभावित नहीं करता है, पॉलीथीन को पारदर्शी पदार्थ होता है, या कुचल होता है, इसको कोई भी आकार में डाला जा सकता है। और फिर पॉलीथीन का उपयोग है। यहाँ PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड है, जिसका मोनोमर विनाइल क्लोराइड होता है। जब विनाइल क्लोराइड में अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो PVC प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए नायलॉन 6 जो आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
तो नायलॉन 6 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका मोनोमर हेक्सामिथाइल डाइएमीन और एडीपिक एसिड होता है तथा हेक्सामिथाइल डाइएमीन तथा एडीपिक अम्ल का संघनन बहुलीकरण कराते हैं तो नायलॉन 6 प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें हेक्सामिथाइल डाइएमीन आप लोगों को याद करना है, बस हेक्सामिथाइल डाइएमीन या और एडीपिक एसिड, इतना आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। और जब इसका संघनन बहुलीकरण, बस इतना याद कर लीजिए। अब देखिए हेक्सा 6 है, आप लोग इसे हेक्सा मतलब बुला सकते हैं और बोल सकते हैं। तो हेक्सामिथाइल डाइएमीन तथा एडीपिक एसिड अम्ल होता है जिसको मतलब इसका संघनन बहुलीकरण कराते हैं तो ये नायलॉन 6 प्राप्त होता है। और संघनन बहुलीकरण अभी मैं आप लोगों को समझाया हूँ तुरंत ही। संघनन बहुलीकरण यहाँ देखिए, संघनन ऐसे बहुलीकरण जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक एकलकों के संघनन द्वारा होता है। यहाँ पे नायलॉन 6 का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो बस यही है, और आप लोग एग्जाम में बढ़िया से इसको छाप करके आइएगा। और ये जो है ये पूरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, चाहे जैसे कर लीजिए। इसमें बहुत कुछ है नहीं, इसमें यन है, फिर ऊपर एच और फिर CH2 6 फिर यन, फिर उसके बाद ऊपर एच इसी तरीके से चाहे जैसे आप लोग इसको याद कर लीजिए। याद कर लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा रहेगा आपका। अगर ये आप लोग लिख से देते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, तो आप लोग वैसे ही पा सकते हैं। अब देखिए इसका जो गुण होता है, या अर्ध पारदर्शी दृढ़ कठोर होता है, या अत्यधिक तनन सामर्थ्य वाला लचीला पदार्थ है। इसका उपयोग टूथब्रश बनाने में किया जाता है, पैरासूट की रस्सियाँ बनाने में किया जाता है। बैकलाइट जो होता है, बैकलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकलाइट का मोनोमर और सभी कुछ जान लीजिए। बैकलाइट इसका मोनोमर फिनाल तथा फार्मेल्डिहाइड होता है तथा जब फिनाल और फार्मेल्डिहाइड को उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनन बहुलीकरण कराते हैं तो बैकलाइट प्राप्त होता है। अब इसका देख सकते हैं, ये है पूरा। और आप लोग ये पूरा तैयार कर लेना, अभी टाइम है तो आप लोग ये तैयार कर लेना, जरूर से ज़रूर पूछा जाएगा। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। बैकलाइट के गुण जो होता है, बैकलाइट के गुण भी आप लोग देख लीजिए। और ये पॉलीस्टायरीन भी आप देख सकते हैं, पॉलीस्टायरीन भी देख लीजिएगा। अब प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक के एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। प्लास्टिक और थर्मोस प्लास्टिक में अंतर देख लीजिए। अंतर क्या है, ये गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। जो एक सेकंड देखिए, प्लास्टिक पे एक बार डिफिनेशन देख लीजिए। प्लास्टिक सामान्यतः उच्च अणुभार वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं या प्राय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुलीकरण से प्राप्त अभिक्रिया से प्लास्टिक तैयार किया जाता है। अब इसको दो भागों में बांटा गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, देखिए यहाँ पे है इसका मतलब जो डिफिनेशन यहाँ नीचे लिखा हुआ है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का सारा डिफिनेशन लिखा हुआ है। ये वे बहुलक है जो गर्म करने पर रासायनिक क्रिया में परिवर्तन द्वारा कठोर दृढ़ में बदल जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जैसे बैकलाइट, यूरिया, फार्मेल्डिहाइड, ये गर्म करने पर दृढ़ हो जाते हैं। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है गर्म करने पर दृढ़ हो जाते हैं। कौन है, थर्मोसेटिंग है कि हाँ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है जो गर्म करने पर दृढ़ हो जाते हैं। देखिए ये गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। ये प्लास्टिक, यह थर्मोप्लास्टिक है, ये थर्मोप्लास्टिक है और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, गर्म करने पर जलना प्रारंभ कर देते हैं। इन्हें गर्म करके किसी भी आकार में डाला जा सकता है। इन्हें पुनः किसी अन्य आकृति में नहीं डाला जा सकता। ये कम भंगुर होते हैं, अधिक भंगुर होते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं या अकार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। इनकी संरचना रेखीय होती है, इनकी संरचना त्रिविमीय होती है। और इनका निर्माण योगात्मक बहुलीकरण द्वारा, इनका निर्माण संघनन बहुलीकरण द्वारा होता है। बस अब आ गया आपका वाटर चैप्टर से आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों विधि आप लोग यहाँ से तैयार कर लीजिए और ये पूरा याद कर लीजिए। यहाँ से आप लोगों को 5 नंबर में आएगा। आपकी ओ हेनरी विधि शायद आए 5 नंबर में पूरा। बफर विलयन क्या होता है, बफर विलयन आप लोग तुरंत याद कर सकते हैं। यहाँ पे ओ हेनरी विधि जल की अस्थायी कठोरता का निर्धारण अलग अलग कर सकते हैं और जल की कुल कठोरता ज्ञात करने के लिए इन्हें जोड़ लेते हैं। कठोरता क्या है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं, इसकी वजह से जल कठोर हो जाता है, ऐसा हम जल की कठोरता कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का निर्धारण इस प्रकार हो जाता है। देखिए अस्थायी कठोरता में क्या होता है, इसमें CaCO3 तथा MgSCO3 घुले होते हैं, होने के कारण इसकी अस्थायी कठोरता का निर्धारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा किया जाता है। अब जल की अस्थायी कठोरता वही हो गया। देखिए अब इसको किस विधि द्वारा दूर किया जा सकता है। देखिए अब इसको जो दोनों को है अभी परम्यूटेड जियोलाइट या परम्यूटेड विधि से आप लोग दोनों इसको दूर कर सकते हैं या फिर उबाल सकते हैं इसको, तो दूर हो जाएगा। अब इसका जो
मापन होता है कठोरता की इकाइयाँ, या पीपीएम होता है, और पीपीएम होता है, सीएल होता है क्लार्क जिसको बोलते हैं फ्रेंच, एफआर होता है। अब यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल आता है केमिस्ट्री में, तो न्यूमेरिकल शायद इस बार भी आए, तो ये न्यूमेरिकल आप लोग तैयार कर लेना। ये इसी न्यूमेरिकल से लगभग आएगा। तो ये वाटर चैप्टर से आता है न्यूमेरिकल, हार्डनेस ज्ञात करने के लिए वाटर की। तो इसमें दिया क्या रहेगा, किसी जल में CaSO4 इतना ग्राम, MgCO3 का होल्ट इतना ग्राम, MgCl2 इतना ग्राम घुला हुआ है, तो अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता तथा कुल कठोरता भी बताओ। तो पूरा कठोरता इसको बताना है। तो उसमें आप लोग इस तरीके से पूरा चार्ट बनाएंगे। इसमें सॉफ्ट हार्डनेस, सॉफ्ट लिखेंगे, हार्डनेस लिखेंगे, अणुभार लिखेंगे, और गुणन कारक लिखेंगे। उसके बाद CaCO3 के समतुल्य कठोरता लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब आप लोग इसमें जो हार्डनेस दिया गया है ऊपर, हार्डनेस जो ऊपर दिया गया है, उस हार्डनेस को इस कॉलम में लिख लेना है, इस कॉलम में लिख लेना है सभी को। लिखने के बाद अब इसका अणुभार आप लोगों को पता होगा, सभी का अणुभार निकालना जानते होगे, तो अणुभार निकाल लेना है। तो अणुभार निकालने के बाद आप लोग अणुभार यहाँ पर लिख देंगे सभी का। तो यहाँ पर लिखने के बाद अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे जो अणुभार है 100 से, मतलब 100 से उसमें भाग कर देंगे, मतलब 100 में उतने से अणुभार वाले से भाग कर देंगे, ठीक। अब भाग करने के बाद जो इसमें हार्डनेस था उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना आएगा बस वही उसकी कठोरता हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पूरी कठोरता आएगा। अब टेम्परेरी हार्डनेस जो अस्थायी कठोरता है वह इतना ppm है। अब टेम्परेरी हार्डनेस जो है, देखिए अब यहाँ पे जो अस्थायी कठोरता होता है, अस्थायी कठोरता, ये दोनों अस्थायी कठोरता है और ये अस्थायी कठोरता है। तो ये अस्थायी कठोरता हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अस्थायी कठोरता आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐड किया गया है तो ये टोटल, अब टोटल आ जाएगा इतना ppm। बस अब इतना करेंगे आप लोगों को 5 नंबर तुरंत मिलेगा। अब देखिए परम्यूटेड विधि, परम्यूटेड विधि क्या होता है, जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है। ये अब की आने के 100% चांस है, 100%, 90% चांस है। तो इसको आप एकदम बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला। और इसको मैं अपने यहाँ पर आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, इसको ज़रूर देखिएगा। और इसमें मैं पूरा इसको डिटेल में बताया हूँ, तो पूरा उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए उसका जो फिगर है परम्यूटेड विधि का, यह पूरा फिगर है। यहाँ से आप लोग कठोर जल डालेंगे और यहाँ पे जियोलाइट रहेगा। तो जब यहाँ से आएगा वो कठोर जल, फिर जियोलाइट से क्रिया करेगा, क्रिया करने के बाद यहाँ पे बालू है, सैंड है, तो यहाँ पे जो ये बालू है, फिर इसी में जब क्रिया करेगा उसके बाद उसके अणु टूट जाएंगे। टूटने के बाद जो अवक्षेप बचेगा वो इसी में फंस जाएगा बालू में, और जो सॉफ्ट वाटर रहेगा नीचे इस तरीके से आएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा। अब जियोलाइट विधि, अब देखिए ईंधन स्नेहक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत आसान चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्नेहक क्या होता है इसको मैंने वीडियो में बताया है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बताया गया है, तो इसमें आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। अब स्नेहक के कार्य ये सब उस वीडियो में पूरा एकदम डिटेल में बताया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे वे में समझ में आएगा, वहाँ से सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विद्युत रसायन से जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यहाँ से आप लोग अपचयन उपचयन की परिभाषा और उसके बाद नट समीकरण इतना याद कर लीजिए, इतना ही आएगा। और आप लोग रिडॉक्स अभिक्रिया याद कर लीजिए। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया की प्रोसेस, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है, जो दोनों के साथ एक साथ होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण किसी किसी अणु परमाणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। बस अब ये तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब नष्ट समीकरण जो है, नष्ट समीकरण आप लोग अगर पूरा नहीं तैयार कर पाते तो इसका जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला मेन, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का हो सकता है 1 नंबर में पूछ लिया जाए या फिर कुछ पूछ ही लिया जाए, तो इसको तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिकारक और उत्पाद, इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। अब बायोगैस एवं गोबर गैस, अब बायोगैस एवं गोबर गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये आएगा तो 5 नंबर में आएगा, तुरंत ही 5 नंबर देखा जाएगा। अब देखिए बायोगैस क्या होता है, जलने पर धुआं नहीं देता है, इसका उसमें मान 5300 किलो कैलोरी पर क्यूबिक मीटर होता है। और इसके मुख्य तत्व मीथेन होते हैं 50-60%, कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 30%, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बस यही है इसका मुख्य तत्व मेथेन होता है, मेथेन ही जलता है। अब देखिए अगर आप लोग खाली फिगर बनाते हैं, यही जितना लिखा है इतना ही लिख देंगे तो आप लोगों का
5 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर तो मिलेगा। गोबर देखिए यहाँ पे बायोगैस, पूरा ये बायोगैस प्लांट है। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ईंट की दीवार लगी रहती है। यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट यहाँ देखिए लिखा हुआ, पूरा एक चीज़ लिखा हुआ है। सर्वप्रथम जमीन में ईंट की दीवार खोद लेते हैं, उसके बाद जानवरों के गोबर कूड़ा करकट को डाल देते हैं, ढक्कन से बंद कर देते हैं और बिना वायु के गर्म उसमें अपघटन एवं गैस निकलता है जो बायोगैस या गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। इसे नली द्वारा ले जाकर घर में उपयोग कर लेते। कमियाँ, इसे हम सिलेंडर में नहीं भर सकते और इसे संयंत्र चूल्हा नहीं रख सकते, संयंत्र से दूर चूल्हा नहीं रख सकते। अभी एलपीजी सीएनजी ये वाला पूरा हमने इस वीडियो में पूरा डिस्कशन किया है, तो आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ ऊपर देख सकते हैं। अब सीएनजी हो गया। अब पूरा देखिए ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या भी हमने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो ये ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की शुद्धता के बारे में बात करता है। बाकी ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अपस्फोटन की क्रिया, अपस्फोटन भी होता है जो उसमें खड़खड़ाहट, मतलब जो किसी मशीन में फैक्ट्रियों में आवाज़ होती हैं, तो वही सब उसी को अपस्फोटन बोला जाता है कि जो ऊर्जाएँ उसके आवाज़ करने में लग जाती हैं, उसी को अपस्फोटन बोला जाता है। कि जहाँ पर उनकी आवश्यकता है वहाँ पर ना लग करके और पहले ही खर्च हो जा रही हैं, जिससे वो आवाज़ वगैरह में सब बदल जा रही हैं। जलन विलंब, ये सभी इस वीडियो में डिस्कशन किया गया है। तो हो सके तो ये वीडियो जल्दी से देख लेना। और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दिए जा रहे थे, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं। अब बॉयलर में पपड़ी बनना, बॉयलर में पपड़ी क्यों बनता है, अब ये सब हो गया। बॉयलर में पपड़ी क्यों बनता है, अब ये भी आप लोग देख सकते हैं। अब इसको मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको यहीं पे रहने देते हैं और आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट का बनना, बॉयलर में पपड़ी से बनने से हानियाँ क्या होती हैं। ईंधन देखिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं बॉयलर में पपड़ी क्या होता है। बॉयलरों में जल का निरंतर वाष्पीकरण होने से उसमें वाष्पित लवण सांद्रता बन जाती है, जिसके कारण ये अवक्षेप के रूप में भीतरी सतह पर जमा होने लगते हैं, जिसे पपड़ी बनना कहते हैं। यह मुख्यतः SO4 तथा CaCO3 या पपड़ी इतनी कठोर होती है कि इसमें बॉयलर इसी सतह से अलग करना कठिन होता है। बॉयलरों पर पपड़ी बनना मुख्य कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अपघटन, कैल्शियम सल्फेट का अपघटन, ये उसका कारण है। और सिलिका की उपस्थिति, ये उसका कारण। बॉयलर में पपड़ी बनने से हानियाँ क्या होती हैं। पपड़ी बनने से बॉयलर को गर्म करने अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे पपड़ी अगर बना रहेगा किसी में, तो उसको गर्म करेंगे तो पहले पपड़ी गर्म होगी, फिर उसके बाद उसमें जाएगा। और इसमें विस्फोटन होने के चांस रहते हैं। कार्य की क्षमता में कमी आती है। दूर करने के उपाय, पहले जल की कठोरता को इसके दूर करने के उपाय जो हैं, बॉयलर में पपड़ी बन गया, दूर करने के उपाय, जल की कठोरता को दूर करें और बॉयलर में भारे जल को सोडियम फास्फेट मिलाते हैं, पपड़ी चिपकने नहीं देता है। तो चलिए हो गया बॉयलर में पपड़ी बनना, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं आदर्श ईंधन की विशेषता। आदर्श ईंधन की विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछेगा और शायद इस बार पूछे दोस्तों, तो ये आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आदर्श ईंधन की विशेषता, आदर्श ईंधन वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रियाशील, जल्दी होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, अवशेष नहीं बचना चाहिए जलने के बाद, लाने ले जाने में सुविधाजनक होना चाहिए, प्रज्वलन ताप कम होना चाहिए, जलने के बाद शुरू में धीरे धीरे जलना चाहिए। अब ये पूरा डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो आप लोग इसको जा कर के देख लीजिएगा। अब हम क्या ही बोलें यार, ये वीडियो देख लेना। ये वीडियो बम कैलोरीमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये जहां आप लोग एक बार ये पढ़ेंगे तो पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, जो बम कैलोरी इस्पात का बना हुआ होता है, जिसे बम कहते हैं। ये जो है ये इस्पात का बना होता है, जिसे हम बम कहते हैं। नाम है तो बम थोड़ी ना हो जाएगा कहने से। इसमें 25 ATP यानी कि ऑटोमेटिक, या क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब तथा ऑक्सीजन भरा होता है। इसमें एक प्लेटिनम की चादर लगी होती है, जिसमें धातु का ऑक्सीकरण नहीं होने देता। एक विडोलक होता है तथा एक तापमापी लगा होता है, जो विडोलक द्वारा सभी जगह समान फैलाए गए ताप को मापता है। देखिए, ये अब यहाँ पे जो है एक विडोलक है, एक तापमापी है। तापमापी विडोलक है। विडोलक क्या करता है, तापमान जो होता है वह सभी जगह पर बराबर तापमान फैलाता है। और जो तापमापक होता है, यह तापमान को मापता है। बाकी यह कैलोरी का मात्रक हो गया, यह धातु की बीकर हो गई,
और यहाँ पे इसमें जल भरा रहता है, जल जैकेट हो गया, यहाँ पे प्लेटिनम की चादर लगी रहती है इसमें, और ये इस्पात का बना होता है जिसे बम कहते हैं। अब आप लोग फिगर पूरा स्टेटमेंट फिगर आप लोग दिमाग में रख लीजिए, और हो सकता है बम कैलोरीमीटर आप लोगों के एग्जाम में आ जाए। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है पूरा उसका बम कैलोरीमीटर का, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं यहाँ पे बफर विलयन। बफर विलयन किसे कहते हैं? अभयरोधी विलयन हो गया। अब ये विलयन जिसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने में उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन ना आए तो बफर विलयन कहलाता है। इस क्रिया को बफर क्रिया कहते हैं। यदि किसी क्रिया में जो होता है, यदि किसी विलयन में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन ना आए, नगण्य यानी कि शून्य के बराबर कोई भी परिवर्तन ना आए, तो उसे बफर विलयन कहते हैं। इसके गुण क्या होते हैं? इसके पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करता है, और विलयन तनु करने पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। जैसे तनु मतलब पतला करने पर, गाढ़ा द्वारा हो पतला करने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर पीएच मान में नगण्य परिवर्तन होता है। बफर विलयन की अम्लता क्षारकता आरक्षित होती है। बफर विलयन के प्रकार, बफर विलयन दुर्बल देखिए बफर विलयन जो होता है अम्लीय बफर क्या होता है? दुर्बल अम्ल और इस अम्ल के साथ किसी प्रबल क्षार के साथ बने लवण को अम्लीय बफर कहते हैं। जैसे ये हो गया। जैसे अब क्षारीय बफर क्या हो गया? दुर्बल क्षार हुआ, इस क्षार के किसी प्रबल अम्ल के साथ लवण जो बनता है उसे क्षारीय बफर कहते हैं। दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल, इसको भी हमने पूरा डिस्कशन किया था बढ़िया से, लेकिन चलिए कोई ना, इसको देख लेते जल्दी जल्दी। आर्बिटर क्या को सिग्मा बॉन्ड हो गया तो आर्बिटर के अक्षीयत व्यापन से जो बनता है उसे, ये जो है दोस्तों ये वाला, इसका जो अंतर भी है, तो ये वाला जो सिग्मा और पाई में अंतर, और ये दोनों आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आई बटन पे यहाँ पे आ रहा होगा ये वीडियो, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। अब हम क्या ही उसी चीज़ को रिपीटेड करें। वेस्पर सिद्धांत आप लोग पढ़ सकते हैं। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। नगर पालिका जल उपचार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद इस बार पूछा जाए। आप लोगों की किस्मत सही रहे तो आप लोग ये वीडियो जो अगर देख करके जाएंगे तो यहाँ से कई क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे। तो ये नगर पालिका भी आप लोगों का पूछ सकता है यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको भी मैंने अब डिटेल में इस वीडियो में बताया है, इस वीडियो में, तो आप पूरा इसको देख सकते हैं, 1 बाय 1 पूरा समझ सकते हैं यहाँ से। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें होता कुछ नहीं है, होता है जब नाली का या फिर तालाब का पानी ले लेते हैं एकदम गंदा जो होता है, उसको ले करके और एक एक क्रिया करते ऊपर से जाते हैं। जितना क्रिया है 8 क्रिया, ऊपर से एक एक क्रिया करते हुए जाते हैं, लास्ट में आप लोगों का पानी पीने लायक हो जाता है, वही गंदा वाला पानी। तो ये आप लोगों का पीने लायक हो जाएगा। कैसे? ये वायु प्रवाहन होता है, इसमें बदबू दूर करने के लिए वायु प्रवाहित किया जाता है। स्क्रीनिंग होता है, कड़े कंकड़ पत्थर को हटा लिया जाता है। तल छटनी होता है, टैंक में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, उसको निकाल लिया जाता है। स्कंदन होता है, जो अशुद्धियाँ नीचे बैठती हैं उनमें फिटकरी मिला दी जाती है, जो नहीं बैठती हैं। छानना, अशुद्धियों को छान लिया जाता है। छानने के बाद रोगाणुनाशक, उसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन मिला दिया जाता है। मृदु बना लिया जाता है, फिर फ्लोराइड मिला करके इसको पी लिया जाता है। ये मतलब स्वाद लाया जाता है, फिर उसको पी भी सकते हैं। अब देखिए स्वाद जब हो गया, बीओडी सीओडी वाला हमने शायद अगर वीडियो होगा इसका तो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर देख लेते हैं हम एक बार। इसमें क्या होता है कि 5 दिनों में बीओडी क्या होता है, इसे बायो ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। एक सामान्य ताप पर 5 दिनों में जीवाणु द्वारा नाली में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए जितना ऑक्सीजन उपयोग करते हैं उसे जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। देखिए बीओडी को mg पर लीटर या ppm में व्यक्त किया जा सकता है। पीने वाले जल की बीओडी 0.75 से 1.5 ppm होती है। अब सीओडी क्या होता है? जब कम समय में ऑक्सीजन मांग के निर्धारण की आवश्यकता होती है तो रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड यानी कि मांग कहते हैं। अब जल में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक की पूर्ण ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता होती है, रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब यही है, जो भी है आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए, तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे पूरा 49 पेज का PDF है। तो आप लोग अगर इससे संतुष्ट हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये भेज दिया जाएगा। तब यही सब है, पूरा डिटेल्ड वीडियो था आज का। और इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं जितना मैं बताया हूँ ना दोस्तों,
गारंटी है कि आप लोगों का जो 30+ या 35+ इसी इसी से आने वाला है। ये हर चैप्टर के जो वेरी 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 मोस्ट हर साल पूछने वाले ये क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन केवल लिया गया है। तो यहाँ पर एक फिजिक्स का बनाया था, फिजिक्स का जस्ट इसी के ऊपर बनाया था। फिजिक्स में जो सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे भी, फिजिक्स वाला भी। तो ये वीडियो अब आप लोग इसको शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।